हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार गुप्त, सहायक प्राध्यापक, शासकीय लरंगसा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिया एंड द वर्ल्ड पेपर जो कि फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में है, उसकी यूनिट 4 भारत और सार्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो सार्क जो कि एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसको अंग्रेजी में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं, दक्षेश भी हम लोग कहते हैं। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। भारत के साथ साथ इस संगठन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे राष्ट्र हैं। वर्तमान में इस संगठन में, सार्क संगठन में कुल 8 सदस्य हैं। पहले 7 सदस्य थे। सन 2005 के सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भारत के प्रयासों से सार्क का पूर्ण सदस्य बनाया गया, जिसने 2007 के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। सार्क क्षेत्र में अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो मालदीव को छोड़कर बाकी सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप का अंग हैं। भूगोल के दृष्टिकोण से इस तरीके का आकलन सामने आता है। वहीं भारत इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा राष्ट्र है जिससे हर सदस्य राष्ट्र की सीमाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र में, इस भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में, जिसको सार्क के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण एशिया भी का शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। इस क्षेत्र में संस्कृति के तौर पे, ऐतिहासिक परंपराओं के तौर पे, भूगोल के दृष्टिकोण से ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के राजधानी काठमांडू में है और इसमें एक कार्यकारी अधिकारी के तौर पे एक महासचिव होता है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष रहता है। अगर भारत की बात करें तो भारत इस क्षेत्रीय संगठन में एक बड़ा राष्ट्र है। इस परिक्षेत्र की 70% आबादी लगभग भारत में निवास करती है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के साइज के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से, अपनी सैनिक क्षमता के हिसाब से और एक ऐतिहासिक संस्कृति जो अब भी जीवंत है, इस दृष्टिकोण से भारत अन्य के मुकाबले में एक विशाल राष्ट्र है। और भारत की यही विशालता कहीं न कहीं इस देशों में अपने हितों के प्रति शंका या संदेह उत्पन्न कर देती है। सार्क का उद्देश्य जो है वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में आपसी सहयोग और पारस्परिक सहायता से उसमें वृद्धि करके सार्क परिक्षेत्र में विकास और अंतर्निर्भरता को बढ़ावा देने का है। सार्क में भारत एक केंद्रीय राष्ट्र के रूप में है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे सार्क परिक्षेत्र में पड़ता है, जो स्वाभाविक है। भारत ने प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में, सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में संगठन को हर संभव सहयोग देकर इसे सफल बनाने का बात कही। वहीं दूसरे शिखर सम्मेलन जो कि भारत के बेंगलौर शहर में हुआ, उसमें भारत ने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने, पर्यटन के विकास, आपदा प्रबंधन पर अध्ययन, इस तरीके के भारत ने उसमें प्रस्ताव रखी, उस पर बल दिया। भारत सार्क के प्रति प्रतिबद्ध है। सार्क के सदस्य राष्ट्रों के सामूहिक हित, उनके लाभ के लिए
इस संघ को मजबूत और सुदृढ़ बनाना चाहता है, उसके लिए प्रयास किए हैं भारत ने। भारत सार्क में विभिन्न कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहा है। भारत ने अपने संसाधनों और सामर्थ्य के अनुसार सार्क की सफलता में सर्वोत्तम संभव सहयोग दिया है। भारत ने सार्क के तृतीय चतुर्थ सम्मेलन में आतंकवाद के उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मादक द्रव्यों के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। 1991 का सार्क शिखर सम्मेलन जो कि कोलंबो में हुआ था, वहाँ पे भारत ने आतंकवाद को रोकने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया। गरीबी के उन्मूलन के लिए भारत ने एक सार्क में एक समिति को गठन करने की बात कही, जो इस पर अध्ययन करे और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सन 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो, इस तरीके की सुविधा सभी राष्ट्रों में विकसित की जाए। भारत के प्रयासों से सार्क के राष्ट्रों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने और मजबूत करने के लिए सार्क सम्मेलन 1993 ढाका में वरीयता व्यापार समझौता, जिसको कहते हैं साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, 1993 में इसमें सहमति हुई और हस्ताक्षर हुए, जो 1995 से लागू होना निश्चित हुआ। भारत ने इस के अंतर्गत अधिकतम वस्तुओं को लाने का प्रयास किया, जिससे आने वाले समय में क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सके। 1995 में सार्क सम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ, उसमें भारत ने गरीबी उन्मूलन वर्ष 1995 को घोषित किया। इसके साथ ही इसमें क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव इसमें लाया गया और 1997 में सार्क सम्मेलन जो कि माले में हुआ था, दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय की बात की। भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी ने कहा था कि हम इस परिक्षेत्र में सभी राष्ट्रों को साफ्टा से, जो कि क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता का शॉर्ट नेम है, उससे हमें आर्थिक उद्देश्यों के लिए एक आर्थिक समुदाय की ओर जाना चाहिए, जिसे दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय की बात उन्होंने की, जिससे संगठन के आर्थिक उद्देश्यों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। 1998 में कोलंबो में सार्क का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें स्वतंत्र व्यापार समझौते हेतु टास्क फोर्स गठन का प्रयास किया गया। भारत ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि भारत का ये मानना था कि सार्क की भूमिका तब तक बहुत स्थिर और मजबूत नहीं हो सकती जब तक इसके आर्थिक पक्ष पर बल न दिया जाए। साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करना आवश्यक है, जिसके लिए भारत ने गरीबी उन्मूलन, महिला विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बाल कल्याण जैसे विषयों पर बल दिया। 2002 में काठमांडू में जो 11वां शिखर सम्मेलन जो हुआ, उसमें 56 सूत्रीय एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे काठमांडू घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें आतंकवाद से लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। साफ्टा का मसौदा शीघ्र तैयार करने पर सहमति बनी और 2004 में इस्लामाबाद में सार्क का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे हम साफ्टा भी कहते हैं, उस पर सहमति हुई और हस्ताक्षर हुए। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर सहमति हुई। ये जो साफ्टा समझौता हुआ, हस्ताक्षरित हुआ, ये 1 जनवरी 2006 से लागू होगा और सन 2016 तक ये पूर्ण रूपेण लागू होगा। ये 3 चरणों में लागू होगा और अंतिम चरण तक आते आते इसमें 0 से लेके 5% तक आयात शुल्क रह जाएगा। इसमें अलग अलग राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति और उनकी आंतरिक परिस्थितियों के कारण इसमें भारत और पाक को 2012 तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा गया और श्रीलंका को 2013 तक और बाकी अन्य राष्ट्रों को 2016 तक का समय दिया गया। इसी समय दिसंबर 2014 में यूएनओ के द्वारा सार्क को एक पर्यवेक्षक क्षेत्रीय संगठन का दर्जा दिया गया। इस दर्जे के आधार पर यूएनओ की महासभा
की कार्यवाहियों में सार्क का प्रतिनिधि भाग ले सकता था। सामाजिक आर्थिक परिषद जो कि यूएनओ के अंतर्गत एक उसका अंग है, उसकी बैठकों में भाग ले सकता था। ये एक संकेत था सार्क की महत्वता को यूएनओ द्वारा महत्व देना और उसको स्वीकार करना, ये एक बहुत अच्छा कदम था। 2005 में ढाका में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही और उस पर सामूहिक प्रयास पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा सुरक्षा की बात की। सार्क विश्वविद्यालय, जिसे दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भी कहते हैं, और क्षेत्रीय खाद्य बैंक और आपदा प्रबंधन पर ठोस प्रस्ताव भारत ने इसमें पेश किए। और साथ ही सार्क विकास कोष, सार्क क्षेत्र के विकास के लिए एक विकास कोष के गठन की भी यहाँ बात आई। और साथ ही अफगानिस्तान को सार्क की सदस्यता दी गई। 2006 से लेकर 2015 तक जो समय कालखंड, एक दशक है, उसको गरीबी उन्मूलन दशक घोषित किया गया और गरीबी से मुक्ति के लिए क्षेत्रीय व राष्ट्रीय प्रयासों को करने का और आपसी सहयोग का निर्णय किया गया। भारत की इन सब में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर सन 2007 में सार्क का एक 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें अफगानिस्तान जो पहली बार सार्क का सदस्य बना था, उसने भागीदारी की। साथ ही जापान, चाइना, यूएसए, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया आदि पर्यवेक्षक राष्ट्र भी इसमें शामिल हुए। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय और दक्षिण खाद्य बैंक या क्षेत्रीय खाद्य बैंक के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एक विकास कोष के नाम पे 30 करोड़ US डॉलर का विकास कोष की स्थापना हुई और 2008 को सार्क वर्ष घोषित किया गया। 2014 में एक काठमांडू में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने सार्क को समर्पित उपग्रह की बात की कि सार्क को समर्पित एक उपग्रह होना चाहिए और भारत इसके लिए प्रयास करेगा, क्योंकि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महाशक्ति है और 3 से 5 वर्षों के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं उनको व्यापार वीज़ा देना, तत्काल चिकित्सा की सुविधा, उसके लिए वीज़ा देना, इस तरीके की एक 25 घोषणाएँ भारत ने अपनी तरफ से की और साथ ऊर्जा समझौते के लिए भी प्रयास किए गए, जिस पर सर्वसम्मति बनी। इसके बाद 2016 में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में नवंबर 2016 में सार्क का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला था, लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में उरी की एक बड़ी आतंकवादी घटना होने के बाद बदली हुई परिस्थिति में भारत ने सार्क में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत के साथ साथ भारत की इस प्रतिक्रिया पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका आदि राष्ट्रों ने भी उसमें शामिल होने से इनकार किया, जिसकी परिणति ये हुई कि पाकिस्तान को मजबूरी में ये सम्मेलन स्थगित करना पड़ा। भारत के इस कदम से बाकी राष्ट्रों का सहमत होना और आतंकवाद के प्रति ठोस नज़रिया अपनाना पाकिस्तान को एक चेतावनी थी और इसके साथ साथ सार्क में भारत के महत्व को ये दर्शाता भी है। सार्क अपने लक्ष्यों को बारीकी से देखा जाए तो सार्क अपने लक्ष्यों को उस गति से प्राप्त नहीं कर सका जितनी उस क्षेत्र में संभावनाएं हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसियान और यूरोपीय संघ, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो प्रगति की वो सार्क नहीं कर पाया, उससे काफ़ी पीछे है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें बड़े कारणों में भारत पाकिस्तान के मध्य प्रतिद्वंद्विता, विशेषकर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, अत्यधिक विविधता, सभी राष्ट्रों की मदद से विविधता है, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और धार्मिक तौर पे भी अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग संरचनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, आपसी विश्वास में कमी है, खासकर भारत और पाकिस्तान। आपसी व्यापार इन राष्ट्रों के बीच में बहुत कम है, जबकि आसियान और अगर यूरोपीय यूनियन का हम अध्ययन करें तो उनका आपसी व्यापार बहुत अधिक है।
जो कि किन्हीं दो राष्ट्रों के या किसी एक क्षेत्र के क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि उनके बीच में आपसी संबंध, खासकर आर्थिक आपसी संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हों, जिसकी सार्क में कमी है। दूसरा, भारत का जो बड़ा आकार है, भारत की जो सैन्य क्षमता है, भारत की जो औद्योगिक क्षमता है, उसका जो एक बिग ब्रदर वाला जो भूमिका है, उससे शंका का दृष्टिकोण कुछ राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न। यहाँ ये कहना आवश्यक है कि भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं बल्कि बड़े भाई की भूमिका के नाते इस संगठन में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता है एक सदस्य राष्ट्र के रूप में। इसके साथ इस संगठन के सदस्यों में और उस क्षेत्र की आम जनता में दक्षिण एशियाई चेतना का भी अभाव है। आर्थिक सामाजिक चुनौतियों की बजाय द्विपक्षीय मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो ज़्यादा बल दिया जाता है। इस तरीके की समस्याओं के कारण सार्क अभी तक अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है जो उसको करने चाहिए थे या करने भविष्य में आगे करने थे। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने सार्क के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो सार्क देशों को समर्पित किया, उनकी तमाम समस्याओं को, तमाम तरीके के अध्ययन को उससे किया जा सके, उससे लाभ उठाया जा सके। अभी हाल के समय में कोविड-19 के समय में भारत ने सार्क सदस्यों के राष्ट्रों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग को अरेंज किया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राष्ट्रों को आपसी सहयोग करने का आह्वान किया। साथ ही भारत की तरफ से जो संभव मदद हो वो देने का प्रयास किया, कहा, आश्वासन दिया। और उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, मेडिसिन्स हो, इक्विपमेंट हो। और इसके अलावा भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए एक सार्क का कोविड रिलीफ फंड बनाने की घोषणा की और उसमें शुरुआती तौर पर $1 करोड़ को भारत ने दिया। बहुत सारी सार्क के अंदर समस्याओं जिनकी अभी चर्चा हुई, इनके समाधान के लिए सार्क के सदस्यों में और उसकी आम जनता में, जनता और जनता के बीच में संवाद को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इससे दक्षिण एशियाई चेतना का विकास होगा, परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे जो क्षमताओं का विकास होता है, जो पोटेंशियली बढ़ती है, उससे वर्तमान वैश्वीकरण में सार्क के सदस्य राष्ट्रों को एक सेफ गार्ड के रूप में काम करेगा। क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन जब मिलकर काम करते हैं तो वैश्वीकरण पर उनका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है।